एंड नमस्ते एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 मैं कराने के लिए जा रही हूँ, जो कि आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है। दिस वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का पेपर है, उसके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। ठीक है, बेसिक्स मैं आपको करा रही हूँ। इसके अलावा आप क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करें। कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू। देखिए, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत क्विकली मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 को ही है। तो एग्जैक्ट आपके पास 29-30 डेज़ हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, सिर्फ एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। पहला चैप्टर भी पढ़ा दिया गया था, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स इन इंग्लिश मीडियम वाली आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। चलिए, तो देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर बेसिकली क्या है। देखिए, हमने पार्टनरशिप तो पढ़ लिया था। पार्टनरशिप क्या होता है कि जहाँ पे आपके जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, जब उनके बीच में प्रॉफिट शेयर होता है, उनमें से कोई एक भी काम कर सकता है ना, या सब भी काम कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। नाउ इस सबसे एक एग्रीमेंट उनके बीच में बन गया है। अब मान लीजिए कोई नया पार्टनर आता है, तो एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। फर्म तो चल रही है, फर्म तो चलती रहेगी, लेकिन हमें फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कब कब रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है फर्म का। यानी कि दोबारा से हमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ ये सब सॉल्व करने पड़ते हैं, करेक्ट वैल्यूज़ उनकी फाइंड करनी पड़ती हैं। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग अलग केसेस में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पर्टिकुलरली ये चैप्टर एडमिशन से रिलेटेड है, तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, और हो सकता है गुडविल भी लेकर आए। तो अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है, जब तक कि पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो, आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनएनिमसली एग्री फॉर इट। यानी कि सबने एक साथ मिलकर हामी भरी है, तभी आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो, वरना एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सब रेडी हैं, कोई एक रेडी नहीं है, तो क्या पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सभी को एग्री करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हरी एंड हके जो भी है, तो ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और इन्होंने जॉन को क्या कर लिया, साथ में एडमिट कर लिया। अब क्योंकि ये चेंज होंगे, अब मतलब अब कुछ बदलाव आएंगे, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या चेंज होगी, जैसे कि मान लो पहले 1:1 था, और अब राम मोहन और सोहन ने 3:2:1 डिसाइड कर लिया, तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सिमिलरली जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जैसे मान लो किसी की बैड हेल्थ है, कोई ओल्ड एज हो गया है, या उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया है, तो मान लो रॉय, रवि और राव थे, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:1 में। अब इलनेस हो गई तो रवि रिटायर हो गया, तो अब सिर्फ जो 2 पार्टनर्स होंगे वो दोबारा से फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली डेथ के केस के अंदर भी मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे, जिसमें से वाई और जेड तो कर रहे हैं, लेकिन एक्स की डेथ हो गई है, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। अब ये चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है, तो जब भी देखिए फर्म को कोई एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है, या मैनेजरियल हेल्प की ज़रूरत होती है, या बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो वो नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं ताकि कुछ नए रिसोर्सेज आ पाएँ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है आप तभी एडमिट कर सकते हो जब सभी पार्टनर्स हाँ करेंगे, वरना नहीं कर सकते हो। अब जब नए पार्टनर्स हाँ कर देंगे, मतलब पुराने पार्टनर्स हाँ कर देंगे, तो एक नया एग्रीमेंट बनेगा। नए एग्रीमेंट के अंदर देखो, जो नया पार्टनर आएगा उसको कुछ राइट्स मिलेंगी, उसको एसेट्स में भी हक मिलेगा, प्रॉफिट में भी हक मिलेगा। लेकिन क्यों मिले ये हक, है ना भाई, पहले से कोई 2 या 3 जने काम कर रहे हैं, आप एकदम से आ गए और आप प्रॉफिट में भी हक मांग रहे हो, एसेट्स में भी हक मांग रहे हो, तो उसके लिए वो कुछ कैपिटल लेकर आता है। कैश में भी लेकर आ सकता है, काइंड में भी लेकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ
अब फर्म के एसेट्स और प्रॉफिट शेयर करने वाला है इसलिए। तो इसके लिए जो खासकर जो इस्टेब्लिश्ड फर्म होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वो कहते हैं कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लेकर आए, जिसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब आपका कैपिटल तो लेके आना ही है, मान लो 5 लाख रुपए तो कैपिटल के लाने ही लाने पड़ेंगे, प्लस कुछ पैसे एक्स्ट्रा मंगा लिए। वाई? बिकॉज द फर्म इज़ रनिंग वेरी गुड, ठीक है, और आप भी एडमिट हो रहे हो, आप भी उस प्रॉफिट का हिस्सा लोगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम और गुडविल हम उसे कहते हैं। तो ये बेसिकली कॉम्पनसेट करने के लिए होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि आप आ गए तो उनको तो उनके शेयर में से अब कम हिस्सा हो गया ना, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कमा रहे थे तो अब आप आ गए। मान लो ए और बी थे, अभी प्रॉफिट कमा रहे हैं, पहले तो 2 में ही बट रहा था, अब सी भी आ गया, अब सी आ गया है तो इनके प्रॉफिट का हिस्सा तो लेगा ना, हिस्सा लेगा। तो ये लॉस कर रहे हैं अपना शेयर, ठीक है, वैसे लॉस नहीं कर रहे लेकिन अपना शेयर लूज़ कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करेगा। कौन कॉम्पनसेट करेगा? सी कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान रखना है। जैसे कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो नई शेयरिंग रेशो होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ए और बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट्स ऑलरेडी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट भी करना होगा। तो सबसे पहले अब 1 बाय 1 करके मैं आपको थ्योरी करा रही हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं लेकिन प्रॉपर जो 6 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, आप क्वेश्चन ज़रूर लगा कर देखिए। चलिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई दिक्कत ही नहीं है। नया पार्टनर आएगा तो वो अपना जो प्रॉफिट में से जो भी हक मांग रहा है तो वो लेगा। पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं बोला गया है कि नए पार्टनर ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, तो वो उनसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही अपना हिस्सा लेगा। ये बात ध्यान रखना, इक्वली नहीं लेगा, ठीक है। इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाइड एट हाउ डज द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनसे उनका हिस्सा लेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे या क्या क्या तरीके हैं, तो देखो बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन मैं बहुत क्विकली आपको बता देती हूँ, ठीक है। 2-4 न्यूमेरिकल्स आपको बता देती हूँ जहाँ पे सिर्फ 1/5 हो और पुराने नए पार्टनर के आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। आप इसको 1 में से माइनस करोगे 4/5, इसको आप ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास न्यू रेशो आ जाएगी। मतलब न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको करने होंगे, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ा रहे होगे या पढ़ रहे हो तो आपने ये कर लिए होंगे। सेक्रीफाइस की इसकी ट्रिक भी है कि सेक्रीफाइस करने के लिए हमें हमेशा ऑन रहना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए हमें हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। और देखो अगर इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, रीज़न मैं आपको एक्चुअली पूरा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि 1 महीना बाकी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, इसलिए नहीं बता रही हूँ, वरना बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। देखो सुनो, रेशो दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मतलब कि फॉर एग्जांपल ए, बी और सी थे, ठीक है। अब ये 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब मान लो डी और आ जाए तो अभी ये कितना शेयर कर रहे हैं? 1/3 1/3 1/3, है ना। लेकिन जब इसके अंदर डी और आ जाएगा तो ये 1/4 शेयर करेंगे। तो यानी कि इनका ओल्ड जो था वो ज़्यादा है और जो न्यू होगा 1/4 वो कम है। तो कितना सेक्रीफाइस कर लिया, आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 1/12 इन्होंने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो ये होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अच्छा, एक बात और, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, जैसे कि नए पार्टनर से हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे मंगाए क्योंकि जो पुराने पार्टनर है वो अपना कुछ हिस्सा जो है प्रॉफिट का वो खो रहे हैं, तो हम नए पार्टनर से कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल मंगाते हैं। तो वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल मंगाया गया है वो पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर मिलेगा। ये बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक यहाँ पे इन्होंने और कुछ क्या मेंशन किया हुआ है कि हाँ, नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि अगर मान लो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन हो और नए पार्टनर का शेयर गिवन हो तो ओल्ड रेशो भी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, ठीक है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ये इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस हम नहीं करेंगे, ठीक है, मैं क्योंकि आपको टॉपिक्स ही रिवाइज कराऊंगी। अब आ जाते हैं गुडविल पर। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है, उसका वैल्यूएशन भी करना पड़ता है अगर नहीं मेंशन हो तो गुडविल का मतलब कि क्योंकि कोई फर्म है बहुत दिनों से काम कर रही है तो उसने एक अच्छा नाम कमाया है, एक रेप्यूटेशन कमाई है, उसने कुछ बिजनेस कनेक्शंस बनाए हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। सो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उस एडवांटेज की, उसको हम गुडविल कहते हैं। ये एक इनटेंजिबल एसेट होता है, यानी कि आप गुडविल को देख नहीं सकते हो, ठीक है। वो उन्होंने काफ़ी मेहनत से पैसा जो है या जो इज्जत है बेसिकली वो कमाई है, और जो नया पार्टनर आएगा वो कुछ ना कुछ गुडविल भी लेकर आएगा। तो गुडविल का मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स, यानी कि फर्म जो एक्सेस अर्निंग कर रही है उसकी क्या वैल्यू है, या जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो अटैच होती है कि बिजनेस अगर इतना पैसा लगाएगी तो इतना प्रॉफिट अर्न करेगी ही करेगी। सो दिस ऑल बिकॉज ऑफ गुडविल। और अगर फर्म कोई भी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा पैसा कमाती है तो उसे गुडविल कहते हैं, और अगर फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है या उससे कम कमाती है, इसका मतलब उसके पास गुडविल है ही नहीं। गुडविल किन किन चीज़ों पे अफेक्ट करती है कि एक तो आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड स्टेबल रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं इस वाईफाई की बात करूं तो वाईफाई की डिमांड आजकल क्या हो चुकी है, कॉमन हो चुकी है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेगा उसकी ज़्यादा गुडविल हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जियो ने एयरटेल्स और ये वोडाफोन सबको एक तरीके से आउट किया हुआ है क्योंकि वो बहुत ही हाई वैल्यू क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकेशन, आपका बिजनेस कहाँ है, आपकी मैनेजमेंट कैसी है ना, वो अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते, मार्केट सिचुएशन कैसी है, मोनोपोली तो नहीं चल रही है मार्केट के अंदर, कंपटीशन कैसा है, इन सब चीज़ों से गुडविल पर फर्क पड़ता है। फिर कुछ फर्म्स को स्पेशल एडवांटेजेस भी मिलती हैं, जैसे कि इंपोर्ट लाइसेंसेज हो गए, कम रेट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती ही मिलती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये सब चीज़ें गुडविल को अफेक्ट करती हैं। अब गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है हर केस में, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला गुडविल का क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास गुडविल जो होगी वो आ जाएगी। जैसे कि जब भी आप कोई नया बिज़नेस खरीदते हैं तो आप उस बिज़नेस का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो और नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि हमने मान लीजिए देखा कि जो फर्म है, कोई भी बिज़नेस है, उसका जो पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 20,000 रुपये है और ये माना जा रहा है कि अगले 3 साल तक भी ऐसा ही रहेगा, तो यानी कि गुडविल की वैल्यू हो गई 60,000, ठीक है। आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये प्रॉफिट है तो आपने पहले टोटल कर लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से कर दिया, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास गुडविल आ गया। अगर वेटेड एवरेज आ जाए, मतलब वेट्स भी आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, वेट से और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो ये वेट हो गए तो प्रॉफिट है, ये वेट है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर सिग्मा वेट से डिवाइड करना है। फॉर्मूला होता है ना सिग्मा डब्लू एक्स अपॉन सिग्मा डब्लू, यानी कि ये डब्लू है, ये एक्स है, ये डब्लू है, ये एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और फिर उसको गुडविल का फॉर्मूला सेम, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। ये एडजस्टेड प्रॉफिट ये सब आपके पेपर में नहीं आएगा, ये 12th के लिए है। सुपर प्रॉफिट का मतलब यानी कि आपका जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा अर्न कर रही है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है उससे ज़्यादा प्रॉफिट जब अर्न करते हैं तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसके अंदर आपको नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि मान लो आपने जितना कैपिटल लगाया उसमें आपको कितने रेट की उम्मीद है, रिटर्न की उम्मीद है। जैसे मान लो 5 लाख रुपए लगाए, जैसे 1.5 लाख रुपए लगाए, 10% रिटर्न की उम्मीद है, यानी कि 15,000 आपका प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन मान लो आपने देखा, सॉल्व किया है ना, और आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ गया, इसका मतलब दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। तो आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मली तो आपको 10,000 अर्न करना चाहिए था, लेकिन आपने 15,000 अर्न कर लिया, तो 15 माइनस 10 5,000 इज़ सुपर प्रॉफिट। फिर जो सुपर प्रॉफिट आएगा अगेन उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई,
ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके अंदर दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट वाला इजी है। इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरा 50,000 प्रॉफिट हो, तो 50,000 प्रॉफिट के लिए मैं कितना कैपिटल लगाऊँ। कैपिटल लगाते हैं तभी तो रिटर्न मिलता है ना। तो मान लो हमने बोला कि भाई आपको 10% रिटर्न मिलता है, तो 50,000 कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगाना चाहिए, तो आपको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे 5 लाख कैपिटल लगानी चाहिए। अच्छा, कैपिटल तो 5 लाख लगानी चाहिए, लेकिन आपने एक्चुअली में कितनी लगाई हुई है, मान लो मैंने लगाई हुई है 6 लाख। समझ गए। तो यानी कि आपको क्या करना है। अच्छा, ये दो तरीके हैं कैपिटल निकालने के। एक तो हो सकता है कैपिटल आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो, दूसरा तरीका क्या है, आप कैपिटल फाइंड भी कर सकते हो, है ना। और जो भी कैपिटल आपकी फाइंड होगी, फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लो मुझे आया तो कि मुझे कैपिटल लगानी चाहिए 5 लाख, ठीक है, लेकिन मान लो मैंने सिर्फ 4 लाख ही लगाई है, तो यानी कि वो जो 1 लाख रुपए है वो गुडविल हो गया। क्लियर है, ठीक है। अगर मुझे 50,000 प्रॉफिट कमाना है तो मुझे 10% रिटर्न के हिसाब से 5 लाख कैपिटल लगानी चाहिए, बट एक्चुअली में मैंने कैपिटल लगाई कितनी हुई है, 4 लाख। तो 1 लाख जो डिफरेंस है दैट इज़ गुडविल। ये 4 लाख कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा, यानी कि कैपिटल कितनी है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यही फॉर्मूला होता है ना। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊँ, तो थोड़ा सा सॉल्व भी करके बता देती हूँ। जैसे कि मान लो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में भी आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जो भी गुडविल है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अब ये फॉर्मूला लगाना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट। यहाँ पे कोई कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नहीं करते। एवरेज प्रॉफिट में हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसमें से माइनस करते हैं, यहाँ पे कोई कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस नहीं करते, डायरेक्ट आंसर्स आपका आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका गुडविल हो गया। अब इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख लो। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो एंट्री क्या होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक इज़ द रिसीवर। तो अगर बैंक रिसीवर है तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया और इसको हमने डेबिट कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो गुडविल है ये किसको मिलेगी, सिर्फ उन पार्टनर्स को मिलेगी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो ये जो गुडविल होती है किस रेशो में बढ़ती है, सेक्रीफाइजिंग रेशो में। सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला ऑन यानी कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो अगर पार्टनर यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर वो कैपिटल भी लेके आता है तो हम लिखते हैं, जैसे मान लो सी एडमिट हुआ तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ गुडविल ही आता है सेकेंड एंट्री में। चलो आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गई वो वाली एंट्री कि अगर बैंक पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो कैपिटल आएगी। अगर मान लीजिए, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए जो गुडविल है वो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो लेकर चले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए जो पार्टनर्स हैं अगर वो गुडविल लेकर आए, एक इसके अंदर ये और कॉन्सेप्ट होता है, मान लो प्राइवेटली पे कर दी, प्राइवेटली पे कर दी तो कोई भी एंट्री नहीं होती। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अब जो पार्टनर्स थे जिनको गुडविल मिलनी थी तो ये एंट्री कर दी आपने। अब मान लीजिए वो पैसा विड्रॉ करके लेकर चले गए, इसका मतलब दे आर द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि बैंक से पैसा चला गया तो आपकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंट्री आपकी हो जाती है। चलो, अगर विड्रॉ करते हैं तो हम थर्ड एंट्री करते हैं, वरना हम नहीं करते। ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करा रही हूँ आपको। अच्छा, अब दो तरीके हैं, एक गुडविल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और एक गुडविल अगर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती तो अपनी सिंपल एंट्री हो जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल कि गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है बुक्स के अंदर। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती और हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया विद देयर शेयर ऑफ गुडविल और न्यू पार्टनर को डेबिट कर दिया। अगर मान लो वो गुडविल नहीं लेकर आता, फॉर एग्जांपल हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर सेकेंड एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, यही एंट्री होती है। मान लो वो ये पैसे लेकर ही नहीं आया तो यानी कि बैंक तो रिसीवर है ही नहीं, तो ये एंट्री तो भूल जाओ। अब ये वाली एंट्री, अब भाई प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं आई, लेकिन नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं, तो पुराने पार्टनर को कुछ ना कुछ मिलना तो चाहिए। क्या मिलना चाहिए, अब अगर वो ले आता तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते, नहीं लेकर आया तो हम उसके नाम पर लिख देते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल हटकर क्या आ जाता है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल जब यहाँ क्रेडिट ही नहीं हुआ तो यहाँ डेबिट कैसे हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट
दूसरा पॉइंट, और अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है यानी कि वो मेहनत पुराने पार्टनर्स की है तो पुराने पार्टनर्स उसको पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हाल मैं आपको एंट्री में ही दिखा देती हूँ। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर करती है, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो पुराने पार्टनर उस गुडविल को रिसीव कर लेंगे यानी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और अगर नया पार्टनर लेकर आता है तो अगर वो पैसे लेकर आया है तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स, और अगर कैश में नहीं लेकर आया तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद एक ये और थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या लिखा है कि आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। बेसिकली इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में लिखा है कि इंटेंजिबल एसेट्स को कहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और इंटेंजिबल एसेट्स को रिटर्न ऑफ करना होता है जितना जल्दी हो सके, लेकिन उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से ज़्यादा नहीं, यानी कि नॉट बियॉन्ड 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 10 ईयर्स वाला पॉइंट ध्यान रखना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंट नहीं करते। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट शोन, मतलब शोन तो करते हैं उसको एसेट में, लेकिन इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स, और वो हम उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। उसको हम कोशिश करते हैं कि वो आगे आगे कंटिन्यू ना रहे। अब एक होती है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या है, आप ये एग्जाम्पल देखो। एक देखो, आपने क्या किया, मान लीजिए ये पुराने पार्टनर्स की कुछ कैपिटल थी। सुनो, ये पुराने पार्टनर्स की कुछ कैपिटल थी। ठीक है, मान लो हेम, नेम और आपने सैम से भी कुछ पैसे मंगाए, ये इतनी बनती है। अब आपने उससे क्या किया, आपने उससे मंगाए मीन्स 60,000, मतलब आपने उससे किसी से 3 लाख रुपए मंगा लिए। कैपिटल के हिसाब से 1,90,000 बनते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो गुडविल होता है, जिसको हम हिडन गुडविल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूँ। तो क्वेश्चन ये है, आपने सैम को कहा कि तुम 60,000 रुपये लेकर आना, और 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। तो हमने इसको उल्टा करके रिवर्स करके टोटल कैपिटल फाइंड की। टोटल कैपिटल तो 3 लाख बनती है, लेकिन जब हम तीनों पार्टनर्स के कैपिटल ऐड कर रहे हैं तो 1,90,000 ही बन रही है। इसका मतलब 1,10,000 रुपये गुडविल है। ठीक है, तो ये भी आपकी हिडन गुडविल आ जाएगी। जो भी रिजर्व्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट होते हैं, वो पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर P&L अगर लॉस है तो क्रेडिट होगा, मींस अगर लॉस है तो क्रेडिट होगा, बाकी जितनी भी फ़ायदे वाली चीज़ें होंगी वो डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और है जो कि मैं आपको अकाउंट के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, इसमें अकाउंट बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं। देखो कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आपका उसमें भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट दिखा के फिर बताती हूँ। देखो हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर फ़ायदा हो रहा है इस तरफ, अगर फ़ायदा हो रहा है इस तरफ, नुकसान हो रहा है इस तरफ, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है इस तरफ, एसेट्स की वैल्यू घट रही है इस तरफ, लायबिलिटीज़ कम हो रहे हैं इस तरफ, लायबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं इस तरफ, आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पता चल गए आपको इस तरफ, आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चल गई इस तरफ, जिस तरफ भी फ़ायदा है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो लॉस बढ़ जाएगा। ये होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम जिस पार्टनर ने जिस दिन एडमिट हुआ है नया पार्टनर, तो हम चाहते हैं कि उस दिन हम दोबारा से रिवैल्यूएशन करें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। कुछ नहीं है, जो नया पार्टनर जब अपना प्रॉफिट अपना कैपिटल लेके आता है तो ये कोशिश की जाती है कि पुराने पार्टनर्स जो हैं वो भी अपनी जो कैपिटल है उसके प्रोपोर्शन में रखें। ठीक है, तो उसके अंदर हम चेंजेस कर देते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स ये होते हैं ना, इसमें और कुछ खास थ्योरी है नहीं। चलिए, तो ऑलमोस्ट ये डन है। ठीक है, आपका ये चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसके क्वेश्चंस आप कर लेना जितने क्वेश्चंस कर सको ना। MCQs देखो, इसमें तो NCERT में तो है ही नहीं, DK गोयल में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले हो गया है, तो DK गोयल में आपके पास क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, आप उसमें से कर सकते हो। तो बाकी आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, आई विल हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच।